प्यारे दोस्तों, मैं सुनीता आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आने की कोशिश करती हूँ। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। मैं आज भी आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी मालती जोशी की पिता की ओर। पिता नहीं रहे। बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा, कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही। सुमी का बाप उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था। तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। न चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगें, कुछ हिलोरें आ गई। मैं बेवजह उदास हो गई। यूँ उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है, फिर भी मन उदास हो गया। शायद इसीलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा जो कि एक बेटी के लिए जायज है। मैं अन्यमनस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह सब ठीक तो है ना? अभी इतवार को ही तो दीदी का फ़ोन आया था। फिर क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है। मैं तंग आकर कहती हूँ, तब जाकर यह जिरह बंद होती है। गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नज़रों से नहीं छिपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है? इस घर में कोई मन भरकर उदास भी नहीं हो सकता। उदास होने पर पाबंदी नहीं है डाली। ये मुझे अपने पास खींचकर कहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय इट ऑल बाय माई सेल्फ। वह हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की तो बात ही है। उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। उन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसीलिए शुरू हो जाते हैं, मम्मी की याद आ रही है, शुभम का रिजल्ट आया है, शगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह कि उदास हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी भार लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा यह शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम को भी नहीं थी। हद दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था वह, दूसरों के सुख दुख से एकदम अनजान। घर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम, नौकरानी ज़्यादा थी। नौकरानी जिसे तनख्वाह न देनी पड़ती हो। मेज संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फर्ज था। पति के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी। ये जुमला बराबर उन पर फेंका जाता। पैर की जूती जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त। MA PhD, मेरी माँ कैसे और क्यों यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस न ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधे नानी के घर आ गई। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। उस समय दीदी 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसीलिए मेरे मन में न पिता की और न पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है। भाई के घर में हमेशा निभाव होना कठिन था। मम्मी इस बात को जानती थी, इसीलिए सुविधा और संजोग जुड़ते ही उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया।
आते समय नानी को भी साथ लेते आई ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सके। जब से होश संभाला नानी को सदा अपने पास ही पाया है। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से सुनी है, नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने यह अध्याय कभी खोला ही नहीं, न कभी पिता की निंदा की, न उन्हें याद किया। नानी ही जब तक उन्हें कोसने लगती तो वे थके स्वर में कहती, अब रहने दो अम्मा, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो। नानी कहती, लल्ली मेरी जान जलती है तभी न गालियाँ निकलती है। मरे ने मेरी सोन चिड़ैया की जिनगानी मिट्टी कर दी, बाप के रहते बेटियां अनाथ हो गई। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों को भी सामत आ जाती जिन्होंने यह संबंध सुझाया था। मरो ने हवा तक न लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप न होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देखते हुए दूसरी ही कहानी बुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते न परियां होती। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरी नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक, नक्श, रंग, रूप, कद, काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है, एक नंबर की जिद्दी नकचड़ी है। सुमी एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। या मरी तो हुबहू बाप का नमूना है। मतलब पिता ऊंचे कद्दावर, शामले, तीखे नैन नक्श वाले जिद्दी इंसान थे, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन दोनों की निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनुहार करती, दीदी बताओ ना अपने पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफ़ी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झिड़क देती। मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, न ही मैं इसकी कोई ज़रूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो अमानुषिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद है। दूसरी बेटी मतलब मैं? हाँ तुम। और प्लीज़ अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि वह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों से सिर थामे दीदी मुझे बिल्कुल मम्मी की ट्रू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक छुई मुई सी।